जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे एसएससी सीजीएल टायर 2 2022 में पूछे गए 25 प्रश्न, और यह आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा क्योंकि इस तरह के प्रश्न बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो जिनका भी एग्ज़ाम 2023 में है उनके लिए यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पूरे भारत में एक समान सिविल संहिता का उल्लेख है? तो सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 44, समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, अनुच्छेद 44। अगला प्रश्न है कि सही कथन की पहचान कीजिए। तो पहला ही सही कथन है कि न्यूटन बल का मात्रक है, जूल शक्ति का मात्रक है, शक्ति का मात्रक वाट होता है, जूल बल का मात्रक है, बल का मात्रक तो न्यूटन होता है, और कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। अगला प्रश्न है कि कॉलम को सम्मिलित कीजिए। आप पहले अपने से प्रयास कीजिए। तो सही सम्मिलित हो जाएगा प्रोटीन का मायोसिन से, प्रोटीन का मायोसिन से। तो सही सम्मिलित हो जाएगा प्रोटीन का मायोसिन से, कार्बोहाइड्रेट का शर्करा से। बसा का हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल, और खनिज पदार्थ है कैल्शियम और फास्फोरस। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 2022 में प्रस्तावित प्रारूप सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि ऑनलाइन गेम्स को एक स्वनियामक निकाय के साथ पंजीकृत करना होगा और केवल ऐसे निकाय द्वारा स्वीकृत गेम्स को ही भारत में कानूनी रूप से संचालित करने की अनुमति होगी। दूसरा कथन है प्रस्तावित नियमानुसार ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को गेम्स के परिणाम पर सट्टेबाजी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और तीसरा कथन है नियमों के अनुसार एक से अधिक स्वनियामक निकाय हो सकते हैं। तो इसमें से सही कथन चुनना था, तो तीनों सही है, तीनों कथन ही सही है। करंट अफेयर का प्रश्न था। अगला प्रश्न देखते हैं कि 1911 में अल्फा क्षय के अर्धक आयुकाल और उत्सर्जित अल्फा कणों की ऊर्जा के बीच एक प्रयोग सिद्ध संबंध किसने खोजा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गीगर और नट्टल। अगला प्रश्न है कि बलबन की उपाधि किसने धारण की थी? तो सही उत्तर हो जाएगा उलुग खान। अगला प्रश्न है कि सरकार का हस्तक्षेप चाहे वह मांग का विस्तार करने के लिए हो अथवा इसे कम करने के लिए डैश कहलाता है? तो इसको स्थिरीकरण कार्य कहते हैं। स्थिरीकरण यानी स्टेबलाइजेशन करने की कोशिश करता है सरकार। अगला प्रश्न है कि बीमार के दौरान पोषण देखभाल कार्यकलापों का एक संगठित समूह है जिसमें निम्नलिखित में से किसके अलावा अन्य सभी शामिल है? तो इसमें मनोवैज्ञानिक तनाव का आकलन शामिल नहीं है, बाकी सब शामिल है। जैसे पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पोषण हस्तक्षेप की योजना बनाना और प्राथमिक देना, पोषण की स्थिति का आकलन, पोषण संबंधी समस्याओं का निदान। अगला प्रश्न है कि पंजाब में वर्षा के कारण बनने वाले भूमध्य सागर से उत्पन्न होने वाले शीतोष्ण कटिबंध चक्रवातों से किन फसलों को लाभ होगा? तो रबी फसल। पंजाब में सबसे अधिक गेहूं की उत्पन्न होती है, तो उस हिसाब से रबी फसल आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि मान लीजिए कि अमेरिकी डॉलर और भारतीय रुपये के बीच विनिमय दर $1 बराबर 55 रुपये। अब यदि यह विनिमय दर बढ़कर $1 बराबर 60 रुपये हो जाती है तो इस स्थिति में अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपये का डैश हुआ है, तो इसका अवमूल्यन हुआ है यानी घटा है। अगला प्रश्न है पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में कोया विद्रोह किस वर्ष हुआ था? कोया विद्रोह कब हुआ था? 1879 से 1880। अगला प्रश्न है कि ठंड के मौसम में
उत्तर भारत में अत्यधिक ठंड के मुख्य कारणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और पहचानें कि कौन से कथन सही है। पहला कथन है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्य समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर होने के कारण महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करते हैं। दूसरा कथन है, निकटवर्ती हिमालय की श्रेणियों में हिमपात के कारण शीतलहर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और तीसरा कथन है कि फरवरी के आसपास कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान से आने वाली ठंड पवनें भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में पाला और कोहरे के साथ शीतलहर लाती है। तो तीनों कथन सही है। अधिकतर प्रश्न ऐसे ही पूछे गए थे जिसमें तीनों कथन सही थे। देखिए अगला प्रश्न है, इसमें ए और बी ही सही है कि 103वें संविधान संशोधन अधिनियम की वैधता पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए किस लेवल का क्वेश्चन पूछा है, करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसका आपको पूरा न्यूज़ पता होगा तभी आप इसको कर सकते हैं। पहला कथन दिया था कि इस केस के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ में 5 न्यायाधीश शामिल थे, जो कि सही है। संवैधानिक बेंच में 3-2 बहुमत के साथ ईडब्ल्यूएस आरक्षण के 10% को बरकरार रखा है, ये भी सही है। और उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार 103वां संशोधन वैध है, हालांकि यह भारतीय संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन कर रहा है, यह गलत है। अगला प्रश्न है कि भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना से प्रश्न पूछा ही जाता है, जब तक कि नया जनगणना ना आ जाए तब तक पूछा ही जाएगा, इसीलिए 2011 की जनगणना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप लोग को देख लेना है। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या डैश है, तो कितना था उस समय, 121 करोड़ यानी 1.21 बिलियन। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आप उन दवाओं को क्या कहते हैं जो ग्राही की सतह पर आवंधित होकर इसके प्राकृतिक कार्य में विरोध उत्पन्न करती है। तो इसे विरोधी कहते हैं, जो विरोध उत्पन्न करते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार उक्त में से कोई नहीं यानी नोटा यानी नॉन ऑफ दी एबव कब लागू किया गया था। तो यह 2013 में लागू किया गया था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 1845 में किस जर्मन रासायनिकज्ञ ने 2 कार्बन परमाणुओं वाले एक प्राकृतिक उत्पाद एसिटिक अम्ल के संश्लेषण के लिए एक विधि प्रकाशित की। तो वह जर्मन रासायनिकज्ञ थे हर्मन कोल्बे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भरत जन के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया। निम्नलिखित में से किस वेद में इस जन का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो यह ऋग्वेद में मिलता है और यह कई बार पूछा जा चुका है। यह प्रश्न याद रखना है, भरत शब्द का उल्लेख कहाँ पर मिला है, ऋग्वेद में, जिससे भारत नाम रखा गया है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का संविधान कब लागू हुआ था। यह वह तिथि है जिसे अब हम प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। तो अगर आपको विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है पता होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आराम से कर लेंगे। तो सही आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल 1948। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न और एक मिलान है, आप मिलान कीजिए, अपने से प्रयास कीजिए, वीडियो को पॉज करके, फिर हम बताते हैं। तो इसका सही मिलान हो जाएगा विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर। विभवांतर का होता है वोल्ट। और धारिता का क्या होता है, फैराडे। और प्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी। अगला प्रश्न देखिए, ये भी एक स्तंभ दिया है, इसको भी आप मिलाने का प्रयास कीजिए। कौन सा किस जगह पर काट एवं दाह कृषि दिया है, संबंधित राज्य। अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए दहिया होता है मध्य प्रदेश में, कुरबा होता है झारखंड में, बीरगा होता है उड़ीसा में, और पेंडा होता है आंध्र प्रदेश में। ये सब कृषि के नाम थे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत सरकार की नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन दिया है कि यह नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना 1 जनवरी 2023 से शुरू की गई।
भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को खाद्यान्न आपूर्ति करने का लक्ष्य रखा। पहली बार इस खाद्यान्न आपूर्ति कार्यक्रम को प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सामाजिक न्याय मंत्रालय के अधीन लाया गया। सामाजिक न्याय मंत्रालय, ये गलत है और ए और बी दोनों सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में से एक है। पहला है शून्य भूखमरी, दूसरा है जलवायु कार्रवाई, तीसरा है जल के नीचे जीवन और चौथा है गुणवत्ता परक शिक्षा। तो सतत विकास लक्ष्य चारों है, तो सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर, ए बी सी डी चारों है सतत विकास के लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र के। अगला और अंतिम प्रश्न आज का कि भारत के उच्चतम न्यायालय ने फरवरी 2020 में दिल्ली दंगों से संबंधित जांच के लिए दिल्ली विधानसभा की शांति और सद्भाव समिति द्वारा जारी समन को रद्द करने के लिए डैश की याचिका को खारिज कर दिया। तो ये हो जाएगा फेसबुक। ये भी करंट अफेयर के एक प्रश्न था। करंट अफेयर के 3-4 प्रश्न थे। अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है तो यकीनन आप में एक जज्बा है, जुनून है और आपको 2023 में नौकरी लेने से कोई नहीं रोक सकता। आप कड़ी मेहनत कीजिए और अपने सपनों को पूरा कीजिए। जय हिंद, जय भारत।